Hi students, good morning to all of you. Today we are going to start a new topic, solution of system of equations by determinant. मतलब कि हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशंस डिटरमिनेंट का यूज करके कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। ठीक है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के क्लास में हम लोग बेसिक बातें करेंगे, मतलब छोटी मोटी बातें करेंगे। बेसिक बातें करने का मतलब कि सबसे पहले ये समझेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता क्या है, कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजेनियस कब होगा, नॉन होमोजेनियस कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, डिपेंडेंट कब होगा, इंडिपेंडेंट कब होगा, किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, डिपेंडेंट कब होगा, इंडिपेंडेंट कब होगा, किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होगा, नो सॉल्यूशंस कब होगा। यदि यूनिक सॉल्यूशंस होगा तो उस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ग्राफ कैसे होगा। यदि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा। यदि नो सॉल्यूशंस होगा तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल को। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें कर ले, छोटी मोटी बातें कर ले। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या टॉपिक हम लोग क्या डाले, हेडिंग क्या डाले, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए नाम क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसका मतलब है इक्वेशन का सिस्टम। ठीक, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या मतलब, इक्वेशन का सिस्टम। कहने का मतलब कि जब हम लोग दो या दो से अधिक इक्वेशंस को एक सिस्टम में लेते हैं तो उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। मतलब कि यूं कहिए कि आपको 10th क्लास में हम याद दिला दूं, आप 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण, आप 10th क्लास में पढ़े थे। तो उसमें होता क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक इक्वेशंस के एक पेयर को लेते थे, मतलब कि दो वेरिएबल्स में इक्वेशंस के एक पेयर को लेते थे और उस पेयर को हम लोग क्या बोल देते थे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोल देते थे। यानी मेरे कहने का मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिफाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे, अ सेट ऑफ टू और मोर देन टू इक्वेशंस। जब दो या दो से अधिक इक्वेशंस को एक साथ लेते हैं वेरिएबल्स यानी अननोन को सॉल्व करने के लिए, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को वेरी शॉर्ट वे में हम डिफाइन कर सकते हैं, a set of two or more equations, two or more equations। ठीक है, more equations मतलब दो या दो से अधिक इक्वेशंस को एक साथ लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो उस तरीके के इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, लेट, ठीक है ना, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जरा देखिएगा यहाँ हम क्या करें, यहाँ दो एग्जांपल्स, हम दो इक्वेशंस लिए, अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो और पेयर ऑफ इक्वेशंस लिए, इक्वेशंस का एक जोड़ा लिए, तो जब दोनों इक्वेशंस को एक साथ ट्रीट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आपको बता दूं इसमें क्या है, इसमें दो वेरिएबल्स है। इन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस में बोले तो हम जो दो इक्वेशंस लिखे हैं इसमें दो वेरिएबल्स है, x और y, मतलब यूं कह सकते हैं कि इसमें दो अननोन्स है। तो जब इसको सॉल्व करना होगा तो आपको बता दें इक्वेशंस में जितना अननोन्स होता है ना उतना इक्वेशन चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। इसमें x और y दो अननोन्स है तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। कल को हमको तीन अननोन्स मिलेगा, x y z में कोई इक्वेशंस होगा तो उसके लिए हमको तीन इक्वेशंस चाहिए होगा, मतलब हमको तीन इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक ना, तो ये हमारा, यदि हम देखें एक और चीज इसमें नोटिस करेंगे, हम क्या नोटिस करेंगे कि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, मतलब इस इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल है सबका पावर क्या है, 1 है। ठीक, पावर 1 है, मतलब 1 डिग्री का 1 डिग्री का इक्वेशन है, मतलब कि दो वेरिएबल्स हमारा x और y दोनों का डिग्री क्या है, 1 है। तो यदि डिग्री 1 है, ठीक,
तो इसको हम वेरिएबल कितना 2 है तो इसको बोलेंगे अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इसमें 2 वेरिएबल है और दोनों का डिग्री 1 है मतलब पावर 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। तो फाइनली इसको बोल सकते हैं एक परफेक्ट मैनर में, एक परफेक्ट सिस्टम में 2 इक्वेशंस को लिए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग अ सिस्टम of linear equations, a system of linear equations in two variables, मतलब कि 2 चर में ये क्या है रैखिक समीकरण है। लीनियर क्यों बोलेंगे क्योंकि जब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास 2 इक्वेशंस है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब दोनों इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो हमारा ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब कि रैखिक मिलेगा, मतलब कि सीधे लाइन पे होगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे लीनियर बोलेंगे। तो ये क्या हमारा क्या है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस है। ये तो हमारा जनरल एग्जांपल्स हो गया, ठीक है ना, ये जनरल एग्जांपल हो गया। इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपको क्या बोलेगा, यहाँ बोल दे कि 2x + 5y + 7 = 0 एंड 3x + 6y + 9 = 0। ठीक, हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशंस लिए, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस लिए, 2 इक्वेशंस एक साथ ले लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक, तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स के लिए हम सीख लिए। अब एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसीडर करते हैं, तो लेट अस कंसीडर क्या कर लेता है, लेट मान लेता है a1x + b1y + c1z + d1 बराबर 0 ले लिए। ये मेरा पहला एग्जांपल्स है, ये दूसरा है, ओके। और फिर ले लिए a2x + b2y + c2z + d2 बराबर 0 ले लिए। और फिर एक लास्ट वाला लिए a3x + b3y + c3z + d3 बराबर 0। यहाँ देखिए, यहाँ हम 3 इक्वेशंस को एक साथ लिए। सबसे पहले आप इसमें देखिए तो इन जो गिवन इक्वेशंस है हमारे, इसमें अननोन्स कितना है, मतलब वेरिएबल्स कितना है, तो x y z 3 वेरिएबल्स है हमारे, यहाँ 3 वेरिएबल्स है और तीनों का वैल्यूज निकालना है। तो 3 वेरिएबल्स इक्वेशंस में और तीनों का वैल्यू निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम 3 इक्वेशंस होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 3 इक्वेशंस है। अब 3 इक्वेशंस का एक सेट लिए और इन तीनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा सेट ऑफ 3 इक्वेशंस हुआ ना, इसको हम बोलेंगे अ सिस्टम ऑफ, ठीक है ना, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। इसको क्या बोलेंगे, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोल दे, लिख भी ले कि इट इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। क्या 3 वेरिएबल्स। आपको एक बात बता दूं, आप शायद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स 10th क्लास में पढ़े होंगे। आप 10th क्लास में इसको सॉल्व करने के तरीका को भी बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन कहीं 10th क्लास में आपको ये मिलता तो आप उस जो भी मेथड पढ़े थे उसका यूज करके आप इसको सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होता। लेकिन फिलहाल ये जो हमारा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है, इसको हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रूल का यूज करेंगे जिसको हम लोग क्रैमर्स रूल के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। अब हम आगे समझते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब आगे आप हेडिंग दीजिए होमोजेनियस सिस्टम्स, ठीक। क्या होमोजेनियस सिस्टम्स, होमोजेनियस सिस्टम, ठीक। इसको समझने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं 2x + 3y = 0 और 5x + 9y = 0। अच्छा, ये जो हम एग्जांपल लिए हैं इसमें आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इसमें जो वेरिएबल्स है उसके अलावा जो टर्म है, मतलब कि कांस्टेंट टर्म इसमें 0 है, कांस्टेंट टर्म 0 है ना,
तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज होमोजेनियस सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? होमोजेनियस सिस्टम्स बोलेंगे। यानी होमोजेनियस सिस्टम्स कहने का मतलब कि वैसे सेट ऑफ इक्वेशंस जिसमें प्रत्येक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या हो? जीरो हो। तो यहाँ लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच इक्वेशन इन द सिस्टम इज जीरो। होमोजेनियस सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच इक्वेशन, क्या? ईच इक्वेशन in the system is जीरो। ये हमारा दो इक्वेशन है सिस्टम में, दोनों का कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो ये क्या है? हमारा होमोजेनियस सिस्टम्स है। व्हाट ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक, अब आगे बात आती है नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स की। ठीक, नॉन होमोजेनियस क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। नॉन होमोजेनियस सिस्टम। ठीक, ये क्या होता है? नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स। इसके लिए भी सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर डिफाइन करेंगे। यहां लेते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 0, 5x + 2y इज इक्वल टू 1। आप देखिए इसमें है क्या कि हमारा पहला इक्वेशन था उसका कांस्टेंट टर्म 0 है और दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है। ठीक, तो जब किसी इक्वेशंस में किसी गिवन सिस्टम में किसी एक भी इक्वेशंस का कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स बोलेंगे। इसको 3 वेरिएबल्स के लिए, ये हमारा क्या है? ये 2 वेरिएबल्स के लिए एग्जांपल है, 3 वेरिएबल्स के लिए भी एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये जैसे ले लेते हैं हम x + y + z इज इक्वल टू 0, 2x + 5y + z इज इक्वल टू 0 और 3x + 9y + 2z, ये हमारा 2z इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस, मतलब कि कम से कम एक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होना चाहिए इसमें। तो देख लिए दो इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म तो 0 है, एक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, तो इसको हम नॉन होमोजेनियस बोलेंगे। जब ऑल ऑफ द इक्वेशंस मतलब सभी इक्वेशंस का कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा तो उसको होमोजेनियस बोलेंगे। और जब किसी एक इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन होमोजेनियस बोलेंगे। तो इसको सिंपल मैनर में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? कांस्टेंट टर्म ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशंस इज नॉट 0, ठीक ना? कांस्टेंट टर्म ऑफ एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन इज नॉट 0। ठीक, ये हमारा रहा होमोजेनियस सिस्टम्स। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। किसी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो आप आगे का हेडिंग दीजिए कंसिस्टेंट। ठीक, कंसिस्टेंट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संगत समीकरण। ठीक, कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होगा? जैसे कोई इक्वेशंस को हम लेते हैं 2 वेरिएबल्स में, कोई 2 इक्वेशंस लेते हैं और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वो 3 केस राइज होता है। ठीक, एक तो होता है कि उस इक्वेशंस का जो गिवन 2 इक्वेशंस होगा उसका यूनिक सॉल्यूशंस होगा। यूनिक सॉल्यूशंस बोले तो अद्वितीय हल, मतलब कि केवल और केवल एक सॉल्यूशंस होगा। ठीक, एक कंडीशन होगा कि उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, मतलब कि बहुत सारा हल होगा। और एक तीसरा कंडीशन आएगा हमारा कि दिए हुए सिस्टम्स का मतलब दिए हुए इक्वेशंस का नो सॉल्यूशंस होगा। तो जब किसी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशंस हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम्स बोल देते हैं।
ठीक, यानी यूं कहिए आप इसको कंसिस्टेंट सिस्टम्स को बोल सकते हैं कि किसी इक्वेशंस का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक सॉल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा 2 3 4 5 या इनफाइनाइट डजंट मैटर, कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम्स। मतलब कि इसको बोल सकते हैं हैविंग वन और मोर सॉल्यूशंस। देखिए बहुत शॉर्ट मैनर में डिफाइन कर रहे हैं हम, चाहे तो आपको डेफिनेशंस इतना लंबा डेफिनेशंस लिखवा देंगे, ठीक, लेकिन हमको समझने से मतलब है, तो हम क्या लिखते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस मतलब हैविंग वन और मोर सॉल्यूशंस, वन और मोर सॉल्यूशंस मोर सॉल्यूशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी आ जाएगा। अच्छा, इसको बोल सकते हैं हैविंग यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। तो हमारा यदि टू वेरिएबल्स में कोई इक्वेशंस है तो वो कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसका यूनिक सॉल्यूशंस होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। कंसिस्टेंट को समझ लिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं इनकंसिस्टेंट को। क्या, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट, इस सबको हम ग्राफ पे भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो, मींस अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशंस, ठीक, वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका कोई भी हल ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे। मतलब कि उसको हम लोग असंगत समीकरण बोलेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हैविंग नो सॉल्यूशंस, मतलब ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशंस ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। आगे फिर से बात आती है डिपेंडेंट, ठीक है ना, डिपेंडेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, डिपेंडेंट, ठीक है ना, डिपेंडेंट, ये क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब हमारा देखिएगा, जब हमारा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, तो उसका हो सकता है कि जब कंसिस्टेंट होगा तो उसका या तो यूनिक सॉल्यूशंस होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक। कंसिस्टेंट के केस में क्या होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशंस होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो जब कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, मतलब कि अनंत हल होगा, तो उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम लोग क्या बोल देंगे, उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या बोल देते हैं, डिपेंडेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। मतलब कि डिपेंडेंट सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जिसका अनंत हल हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसका अनंत हल हो उसको डिपेंडेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस बोल देते हैं। अब बात आती है इंडिपेंडेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस की। किसकी बात आती है, इंडिपेंडेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस की। इंडिपेंडेंट, अब ये क्या होता है, तो हमने क्या बोला था, जब कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा तो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा या यूनिक सॉल्यूशंस होगा। तो कंसिस्टेंट के केस में जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा तो उसको डिपेंडेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे, और यूनिक सॉल्यूशंस होगा मतलब कि ओनली वन सॉल्यूशंस होगा, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस। अब हम लोग ये देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कोई गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस होगा, मतलब किसी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशंस कब होगा, जब यूनिक सॉल्यूशंस होगा तो वो तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट होगा, और उसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक, वो देखेंगे। वैसे ही इनकंसिस्टेंट के केस में ग्राफ कैसे होगा, ठीक, इसको मिटाते हैं फिर। तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, विन सॉल्व किए, मतलब डायरेक्ट इक्वेशंस को देखेंगे और ये बताएंगे कि इसका सॉल्यूशंस जो है वो यूनिक है कि इनफाइनाइट है कि नो सॉल्यूशंस है, और इक्वेशन को देख के भी बता देंगे कि इसका ग्राफ कैसा है, इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। ये इक्वेशंस को ही देख कर बता देते हैं। तो हम सबसे पहले अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं। हम लोग आसान होगा, पहले टू वेरिएबल्स को ही देख लेते हैं, ठीक। तो हम मान लेते हैं लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना, ये लिखेंगे इफ
द इक्वेशंस ऐसे लिखेंगे, द इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा दो इक्वेशन से मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो द इक्वेशंस इतना एंड इतना हैज, एक में क्या है हमारा हैज, एक में है यूनिक सॉल्यूशंस। क्या? यूनिक सॉल्यूशन। इफ a1 by a2 does not equal to b1 by b2। मेरे कहने का मतलब कि जब कोई दो इक्वेशंस इस फॉर्म का होगा तो दोनों में जो दो वेरिएबल्स होगा x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा, तो उस गिवन सिस्टम्स जो होगा उसका सॉल्यूशंस यूनिक होगा, मतलब कि अद्वितीय होगा, केवल एक सॉल्यूशंस होगा। ठीक, और जब सॉल्यूशंस यूनिक होगा, आप जानते हो दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस निकालने का मतलब ग्राफ पेपर पे उसको ड्रॉ करते हैं तो दोनों का लाइन जो होता है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, दोनों के लाइन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो जो हमारा कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है ना वही उस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस होता है। ठीक, तो इस केस में हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा। और इसकी बात करें, इसका ये जो होगा ना, जब यूनिक सॉल्यूशंस होगा मतलब कि कोई सॉल्यूशंस है, जब कोई सॉल्यूशंस है तो वो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट होगा, इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग बोले तो प्रतिच्छेदी होगा, मतलब कि एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, किसी कॉमन पॉइंट पे कट करेगा। तो हम देख लिए कि जब यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हमारा कंडीशंस क्या है, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इस केस में ये सिस्टम्स क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इसका ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ का कंडीशंस है, ठीक है ना, ये इसका ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक, हम डायरेक्ट इक्वेशंस को देख के बताएंगे, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 5, ठीक है ना, प्लस 5 बराबर 0 ले लें। ये अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ले लिए, मतलब कि कोई अ पेयर ऑफ इक्वेशंस ले लिए, दो इक्वेशंस ले लिए। आपको इसको पता करना है कि इसका सॉल्यूशंस जो है वो यूनिक है या, ठीक है ना, यूनिक है या नहीं, ये पता करना है। तो आप कंपेयर करिए इन दोनों इक्वेशन से, कंपेयर करके आप जरा बताइए हेयर a1 बराबर हमारा क्या है, 1 है, b1 बराबर में क्या है, वो 1 है, और c1 बराबर वो भी 1 है। वैसे ही a2 बराबर क्या है, तो वो है हमारा 2, ठीक, और b2 बराबर क्या, वो 3 है, और c2 बराबर क्या, वो 5 है। जरा a1 अपन a2 निकालिए, तो a1 अपन a2 हमारा 1 अपन 2 मिलेगा। उसके बाद b1 अपन b2 निकालिए, b1 अपन b2 वो मिला 1 अपन 3। अब जरा देखिए क्या 1 अपन 2 1 अपन 3 के इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं। तो हम लिखेंगे, इसको लिख देंगे सिंस a1 अपन a2, ठीक है, a1 अपन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, ये इक्वल नहीं है। therefore the given system of equations has a unique solution। therefore the given system of equation has unique solutions, ठीक है ना। जब सॉल्यूशंस यूनिक होगा तो आपको बता दूं, तब तो ये तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट होगा, इसका ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। तो ये हमारा पहला कंडीशन है। ठीक, ये हमारा क्या पहला कंडीशन। डायरेक्ट इक्वेशंस को देखेंगे और बता देंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। अब दूसरा हमारा जो कंडीशन है वो क्या है उसको समझते हैं। ठीक, आपको जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको लिखने में प्रॉब्लम हुआ तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप वीडियोस को पॉज करके आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक ना। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम वेट करें। अब हमारा दूसरा क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होगा, वो देखिए इनफाइनाइट
सॉल्यूशंस, ठीक है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होगा, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब कि हमारा दो कोई गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और उसमें a1/a2 मतलब कि x कोऑर्डिनेट का रेशियो, सॉरी हाँ x कोऑर्डिनेट्स का ये, या फिर बोलिए कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो तीनों आपस में बराबर होगा, तो उस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इतना इफ the given system of equations has infinite solutions if a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा मतलब इसका सॉल्यूशंस है, जब सॉल्यूशंस है तो ये सिस्टम हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, देखिए मतलब जाहिर सी बात है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दो लाइन है, दो लाइन का जब दो लाइन एक दूसरे पे होगा मतलब एक लाइन जस्ट दूसरे के ऊपर होगा तब ना उसका इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होगा। जब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होगा तो दो लाइन का कॉमन पॉइंट ही ना उसका सॉल्यूशंस था, तो जब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होगा तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट होगा कहने का मतलब कि एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरे वाला होगा, मतलब यूं कहिए कि दोनों लाइन का ग्राफ सेम होगा, ठीक। तो इस केस में हमारा ग्राफ क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट मतलब कि एक के ऊपर दूसरा होगा। इसका भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, इसका एग्जांपल्स लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ क्या करें, 2x + 3y + 5 = 0 ले लेते हैं। यहाँ हमारा क्या है, ये ले लेते हैं 4x + 6y + 10 = 0। अब जरा आप देखिए, हम इसको पूरा उतना लिखेंगे नहीं, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ देखिए a1 बराबर कितना है 2 और a2 बराबर 4, तो a1/a2 मतलब 2/4 1/2। यहाँ b1 क्या है 3 है, b2 6 है, तो b1/b2 ये भी 1/2 ही आएगा और c1/c2 1/2 आएगा, ठीक। ये आएगा मतलब कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये आ गया। ये कंडीशंस आया तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। इनफाइनाइटली क्या होगा, मेनी सॉल्यूशंस होगा और उसके अलावा इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग नहीं कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट क्या होगा, आप एक बार देख लीजिए, ये ऑनेस्टली देखा जाए ना तो ये दोनों जो इक्वेशंस है वो एक ही लाइन का इक्वेशंस है। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेकर के उसको इधर भेजेंगे 0.2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो फिर ये भी तो इक्वेशन इसी के बराबर बन जाएगा, ठीक। तो इसीलिए दोनों का ये जो दो इक्वेशंस है दोनों का इनफाइनाइट पॉइंट इन कॉमन मतलब कि इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन होगा, इसलिए इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक। अब तीसरा कंडीशन हमारा आता है, वो क्या है, तीसरा कंडीशन है कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। क्या है, नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस इफ, कब, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, ठीक। इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा, गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशंस होगा कब, जब दोनों के x कोएफिशिएंट का रेशियो और y कोएफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो इन दोनों के रेशियो से क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक। अब दो लाइन है भाई, दो लाइन की बात करें तो उसका सॉल्यूशंस कब नहीं होगा, जब दोनों का पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो दो लाइन का कब कॉमन पॉइंट नहीं होगा, आप बताइए। जब दो लाइन है किसी स्पेस में तो दोनों का पॉइंट कब कॉमन नहीं होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा तो ही इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यदि पैरेलल नहीं होगा तो आप उसको इनफाइनाइटली प्रोसीड करिएगा, मतलब आगे बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं जाकर के कट कर जाएगा। जब कट करेगा तो कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, कॉमन पॉइंट मिलेगा तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब दो लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, और जब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन इफ इतना a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2, और इस केस में ही हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट,
इनकंसिस्टेंट होता है, और जब इनकंसिस्टेंट होगा इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। एक बात अब और बता दो, बताइए यहाँ तीन हम कंडीशंस लिए, एक में है यूनिक सॉल्यूशंस है वो कंसिस्टेंट है, दूसरा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना, वो भी कंसिस्टेंट है, तीसरा है नो सॉल्यूशन वो इनकंसिस्टेंट है। तो आप बताइए जरा इसमें डिपेंडेंट कौन होगा और इंडिपेंडेंट कौन होगा, वो भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। हमने डिपेंडेंट के लिए क्या बताया था, जब कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो और उसका क्या हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, तो उसको डिपेंडेंट बोल दे। तो किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, सेकेंड नंबर केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, तो ये जो होगा हमारा यहाँ लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट सिस्टम्स होगा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट आप सुन के ही लिख लीजिएगा, ये डिपेंडेंट होगा। और इसका जो है, इसका यूनिक सॉल्यूशंस है, मतलब कि ओनली वन सॉल्यूशंस है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। इसका एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इंडिपेंडेंट होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में क्या होगा, वो डिपेंडेंट होगा। मतलब कि यूं जान लीजिए कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा तो ही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केस क्रिएट होगा। इनकंसिस्टेंट के केस में हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात न करेंगे, ठीक। ये रहा हमारा बेसिक बात है, ठीक है। हम लोग जब ये तो 2 वेरिएबल्स की चर्चा करें, अब 3 वेरिएबल्स जब लेंगे, जब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, मतलब हमारा दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स यानी 3 अननोन्स होगा, तो वो उसको कैसे पता करेंगे, वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है, ये सब पता कैसे करेंगे, तो उसको पता करने के लिए हमको डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ेगा। और इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रैमर्स रूल को भी पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, क्रैमर्स रूल को। तो आज तो हम बेसिक बातें करें, लेकिन कल का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कल हम लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, 3 या 3 से अधिक वेरिएबल्स में कोई इक्वेशंस होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग क्रैमर्स रूल को सीखेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर द डे।